सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? अब डेसिमल एक्सपेंशन शांत किसका होता है? जिसके न्यूमरेटर में क्या नंबर है वो पता नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? ओनली 2 होना चाहिए, ठीक है। ओनली 5 होना चाहिए, या तो ओनली 2 हो या ओनली 5 हो, या 2 एंड 5 बोथ हो। 2 एंड 5 बोथ, इसके अलावा कोई और ना हो, तो ऐसी कंडीशन में दशमलव प्रसार शांत माना जाता है, यानी टर्मिनेटिंग माना जाता है। टर्मिनेटिंग। अब देखना यह है कि टर्मिनेटिंग कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर 700 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो 2 5 के अलावे 7 भी आएगा, जिसके कारण ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यहाँ पर 13×91 और 3×21, 2 5 के अलावा 3 भी आएगा, इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो ये हमारा 7 की पावर 3 से 343 चला गया, 1/2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इसका मतलब है कि यही एकमात्र फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 अवेलेबल है। अगर 2 और 5 अवेलेबल है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग मानते हैं, शांत मानते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब न्यूमरेटर के अंदर पता नहीं क्या है ना, लेकिन डिनोमिनेटर में ओनली 2, ओनली 5 या 2 एंड 5 बोथ, 2 एंड 5 बोथ के अलावा कोई और भी हो, तो इस कंडीशन में डेसिमल एक्सपेंशन अशांत माना जाता है। और यहाँ अशांत आवर्ती इसका मतलब समझ रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवर्ती। कभी भी अशांत अनावर्ती नहीं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कभी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखो। a बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 है, b बराबर 2 इंटू 3 है, c बराबर 3 की पावर n इंटू 5 है। अब आप सोचिए, हमारे पास 2-3 टर्म है यहाँ पर। अब a का जो वैल्यू है 2 की पावर 3 और इंटू 3 है, और b का जो वैल्यू है ये 2 इंटू 3 है, और c का जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, 3 की पावर n और ये हमारा 5, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहाँ ध्यान दो, हमें ये कह दिया है, ध्यान देना, कि ए बी और सी इन तीनों का जो एलसीएम है, वो एलसीएम है कितना, 2 की पावर 3, ये 3 का स्क्वायर और ये 5, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम पावर को कंसीडर किया जाता है, मैक्सिमम पावर को कंसीडर किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर को कंसीडर करोगे तो पहली बात, मैक्सिमम पावर वो कंसीडर होगा उस बेस का जो आपको कॉमन दिखेगा। अब जैसे देखिए ना, सी बरा, ठीक है। अभी देखो यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर तो 3 है ना, इसलिए एलसीएम में मैक्सिमम पावर वाला आया है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ 3 की 1 पावर है, यहाँ 3 की 1 पावर है, तो फिर एलसीएम में 3 की 2 पावर क्यों आया? क्योंकि किसी भी बेस का मैक्सिमम पावर एलसीएम में आता है। यहाँ 3 की 1 पावर, यहाँ 3 की 1 पावर, तो यहाँ 3 की 2 पावर क्यों हुआ? इसका मतलब यहाँ पर 3 की पावर क्या था, 2 था, यानी n के जगह पर 2 था, तभी जाके 3 3 और 3 की पावर 2 था, तो एलसीएम में 3 की पावर 2 आ गया। क्योंकि मैक्सिमम पावर को ही एलसीएम के लिए लिया जाता है, यानी यहाँ पर 3 की पावर 2 रहा होगा, तभी तो 3 3 और 3 की पावर 2 था, तो 3 की पावर 2 क्या हुआ, पार्ट ऑफ एलसीएम हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमें कह दिया कि रूट का नेचर क्या होगा, है ना, नेचर ऑफ रूट्स बताइए क्या होगा। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी तो हमारा -3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4a हमारा 6 है, c हमारा 5 है, यहाँ हो जाएगा 9 और माइनस ये 24 पंचे 120 हो जाएगा -111, यानी लेस देन 0। जब देखिए ध्यान से देखना है कि जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा होगा तो इस स्थिति में इमेजिनरी होगा, इस स्थिति में रूट हमारा इमेजिनरी होगा, यानी नॉट रियल होगा, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए इसको देखते हैं कि आखिर ये क्या है। हमें कहा कि ये 3 पॉइंट एपी में है। अगर ये एपी का 3 लगातार पॉइंट है, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए जब 3 टर्म एपी में हो तो दूसरा टर्म और पहला टर्म का जो अंतर होगा, तीसरा टर्म और दूसरा टर्म का वही अंतर होगा, यानी T2 माइनस T1 जो आएगा T3 माइनस T2 वही आएगा। ठीक है भाई, आओ अब यहां ध्यान से समझो। 3x में 2x गया तो x हो जाएगा और ये हमारे पास 3 हो जाएंगे, बराबर यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये अपना 3 हो जाएगा, ये आ जाएंगे माइनस का 2x, यहाँ पर -6x का मान 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। जिनके 3 आ रहे होंगे यानी ऑप्शन नंबर ए आ रहे होंगे, करेक्ट रहा होगा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो ये हमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स मैं दे देता हूं, आप सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो सेंट्रॉइड का जो x होता है ना, वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है, और सेंट्रॉइड का जो y होता है y1 y2 और y3 y में 3। ठीक है, अब सेंट्रॉइड का x निकालने जाएंगे, x1 -1, x2 5 है, x3 8 है, बटे में 3 हो जाएगा। और y का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से y1, ये अपना y2 और ये क्या है y3, और बटे कितने 3। तो इस तरह से आप देखेंगे ये 13 में से गया 12/3 यानी 4 और यहाँ पर आएगा 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नन ऑफ दिस, आप में से जिनके नन ऑफ दिस आए होंगे करेक्ट आंसर रहे होंगे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आपस में सिमिलर है। एडी और पीएस ए और पी के बाइसेक्टर हैं। एडी का मान इतना है, पीएस का मान इतना है, तो बताओ एरिया क्या होगा। देखो दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पर बाइसेक्टर ही है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग इन रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कम रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों बाइसेक्टर आप देख रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी का जो बाइसेक्टर है वो 6.5 है और पीक्यूआर में पीएस जो बाइसेक्टर है वो आपका 5.2 है। अब देखो ऊपर में ट्रायंगल एबीसी था तो मैंने ए वाले का बाइसेक्टर लिया, और जो पीक्यूआर नीचे ट्रायंगल था तो मैंने पी वाले का बाइसेक्टर नीचे लिया। तो दोनों बाइसेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर एरिया हो जाएगा। एक अंक पहले डेसिमल खत्म, एक अंक पहले डेसिमल खत्म, 13 पचे 65, 13 चौको 52। तो हमारे पास ये हो जाएगा 25 और अनुपात 16, यानी 25:16। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। आइए 7 की ओर चलते हैं। देखिए राम सेतु बैच के अंदर आज सिलेबस डिस्कस हो गया है और राम सेतु बैच के अंदर चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी लोग राम सेतु बैच के अंदर एंट्री करना चाहते हैं आज एंट्री कर जाइएगा, क्योंकि कल से उसमें टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। राम सेतु फास्टेस्ट बैच है 4.0 के लिए और एस्टेट के लिए भी काम आएगा। तो एस्टेट के अंदर भी वो आपका पूरा हेल्प करेगा
और 4.0 के अंदर तो आपका काम करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, ए बी 5 है, ए सी 12 है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ए डी का मान क्या होगा। अब यहां से हम देख सकते हैं अपने पास एक ट्रायंगल ए बी सी है। अब यहाँ पर ए है 90 डिग्री, आप इसे ए कह दीजिए, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, ए बी हमारा 5 सेमी है, ये 5 सेमी हो गया। ए सी अपना 12 है, ये 12 हो जाएगा, और ये अपने पास है। हमें क्या कहा है, पॉइंट ए से, ठीक है भाई, पॉइंट ए से बीसी पर परपेंडिकुलर डाला गया है क्या, एडी, इसी एडी की लंबाई चाहिए। अब देखो ना, एक ट्रायंगल एरिया आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 5 इंटू 12, और एक इसी का एरिया एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो 1/2 बेस कितना 13 एंड हाइट कितना, ये आपका एडी, ये दोनों है आपस में इक्वल। यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये 60/13, यही एडी का वैल्यू हो गया। तो 60/13 ऑप्शन नंबर सी। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फ्री में बैच कराइएगा। दोस्त मेरे, आज के ज़माने में फ्री में, तुम बताओ क्या बात करते हो हैं? कितने स्टाफ होते हैं कोचिंग के अंदर, बल्ब पंखे सारे चीज होते हैं, सब कुछ सिस्टम इतना बड़ा लेके चलना होता है, हैं? क्या बात करते हो बताओ। कभी जाना बाटा के शोरूम में, रिबॉक के शोरूम में, नाइक के शोरूम में, और कहना कि आप अपना जूता मुझे फ्री में दे दो। वो जूता अपना सरा लेगा, वो ठीक है, तुझे फ्री में नहीं देगा। इस सब बात को थोड़ा समझना है। ठीक है, और दूसरी बात क्या रही, बात हम फ्री में क्या देंगे आपको। तो फ्री के लिए भी कुछ ही देर के बाद टेलीग्राम पर एक वीडियो चला जाएगा। हम एस्टेट के लिए फ्री एक बैच दिए हैं, 10 दिन का क्लास, 10 सेट का क्लास है, 20 दिन की क्लास है। ठीक है, और 20 दिन की क्लास आपको मिल रहा है एस्टेट के अंदर, जिसमें हम 10 सेट प्रीवियस सॉल्व करेंगे। तो फ्री का फ्री भी मिल गया और एप्लीकेशन के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट के कोमा -4 से गुजरने वाली रेखा एक्स एक्सिस को यहां काट रही है, वाई एक्सिस को यहां काट रही है। अब ये देखिए, सवाल यहां पर यह है कि एक ही रेखा है जो किससे गुजर रही है, एक ही लाइन है जो गुजर रही है। ध्यान दो अच्छे से, डायग्राम अगर बनाना चाहो मत बनाओ, ऐसे ही कर लो। के कोमा -4, एक लाइन है जो के कोमा -4 से गुजर रही है। एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, एक्स एक्सिस को 1,0 पर काट रही है, और वाई एक्सिस को 0,2 पर काट रही है। मतलब एक ही लाइन है जो इस पॉइंट से भी पास कर रही है और ये दोनों पॉइंट से भी पास कर रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ का तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर सिचुएटेड है, और जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करता हो तो इस कंडीशन में इसे कॉलिनियर माना जाता है। और जब 3 पॉइंट आपस में कॉलिनियर है यानी समरेखी है, तो इस कंडीशन में स्लोप इक्वल होते हैं। क्या स्लोप किसका, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, तो जो ए बी के स्लोप होते हैं और जो बी सी के स्लोप होते हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो लीजिए y2 माइनस y1 करेंगे -4 -0, और बाई x2 माइनस x1 ये k -1 बराबर। अब यहां देखिए y2 माइनस y1 तो 2 और माइनस माइनस +4, और बाई x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस k। अब माइनस के से यहां मल्टीप्लाई होगा तो 4k हो जाएगा, और यहां 6 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 6k और -6, 6k इधर आके -2k हो जाएगा, -6 हो जाएंगे, तो k का मान 3 हो जाएगा। तो लीजिए इस क्वेश्चन का रिजल्ट अपना कितना हो गया, 3 हो गया। कुछ लोग 1/2 दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ लेके आ रहे हैं। देख लो भाई कितना आ रहा है सभी लोगों को। वो
मैसेज देख लीजिए, मैसेज तो देख ही रहे हैं। मैसेज तो देख ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे मैंने डायग्राम बनाया नहीं ना, मैं तो ऐसे जनरल लाइन खींच दिया। बस इतना अंडरस्टैंडिंग रखा कि जो लाइन इससे गुजर रही है वो इन दोनों से भी गुजर रही है, मतलब क्लियर हो गया कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन है। तुम इसे उधर लिखो कि इसे इधर लिखो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सबसे पहली बात यहाँ पे डायग्राम ही नहीं, डायग्राम नहीं बनाया यहाँ पर हमने। डायग्राम तू बना लेगा तो भी आंसर वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करता है, तो क्या है? वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप जो मेरे दोस्त ये साइन थीटा बराबर p/h लिखते हो, आखिर ये क्या है? ये है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। दो साइड के रेशियो को यहाँ व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। जिसमें तुम यहाँ देख सकते हो ये एंगल है और ये दोनों साइड का रेशियो। अब इसको देखो, ये क्या है? 25 मीटर हाइट की एक पहाड़ी की एक मीनार के टॉप का उन्नयन कोण उसके जड़ के अवनमन कोण के बराबर है। बताइए मीनार की हाइट क्या हो जाएगी? अब देखो हमारे पास एक पहाड़ी है, छोटा सा पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का मैं हाइट देख रहा हूं, ठीक है, 25 मीटर, और ये रहा हमारा ये अपना एक। अब हुआ क्या है, पहले ये समझो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमें कह रहा है 25 मीटर ऊंची मीनार के टॉप से जब पहाड़ी के टॉप को देखा तो जो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन में इसी पॉइंट से पहाड़ी के जड़ को भी देखा गया, सेम यहाँ एंगल ऑफ लिबरेशन भी बना। ठीक है, एकदम ध्यान से इस चीज को समझना। 25 मीटर ऊंची पहाड़ी के चौड़े से एक मीनार के टॉप को देखा गया, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना। यहाँ से मीनार के बॉटम को देखा गया, फुट को देखा गया, तो वही एंगल ऑफ लिबरेशन भी बना। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ लिबरेशन, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, इसका एंगल ऑफ लिबरेशन अवनमन कोण, दोनों का आपस में बराबर है। तो आप सोचिए अगर ये थीटा है तो मेरा ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ध्यान से देखना भाई, इसको ये पूछा नहीं मालूम तो वाई मान लो, अगर ये वाई होगा तो ये भी वाई हो जाएगा, रेक्टेंगल के आमने सामने के साइड से। ये 25 है तो ये भी हमारा 25 यहाँ पर। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर काम करते हैं, क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये भी नहीं मालूम है ना, इसको x मान लो। तो अगर अब यहाँ पर हम मीनार की हाइट लेने जाएंगे, मीनार की हाइट तो क्या हो जाएगी? मीनार की हाइट हो जाएगी x + 25, x + 25। कैसे निकालेंगे वो? तो एक बार आप इस ट्रेंगल में चलो, देखो टेन थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, और एक बार आप यही चीज इस ट्रेंगल में लेके चलो, क्या हो जाएगा? लंब और बटे आधार, यानी x और बटे y। तो दोनों में क्या देख रहे हो? LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो 25 बटे y को x बटे y के बराबर करोगे, x कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी y से y, x का मान 25 आ जाएगा। अब x का मान 25 यहां पर बैठा दोगे, ये हो जाएगा। आ जाओ इसको देखते हैं। निम्नलिखित में दिए गए डायग्राम में ट्रेंगल ABC की भुजाओं, अब देखो यहां पर एक ट्रेंगल ABC है, सर्कल इसके साइड को टच कर रहा है। ओके, अब आपको सबसे पहले पता क्या क्या होना चाहिए वो देखो। ये हमारा एक सर्कल है और सर्कल के बाहर कहीं एक पॉइंट है, जहां से आपने सर्कल पर अगर टेंजेंट खींचा, सर्कल के बाहर कहीं एक पॉइंट है, आपने अगर इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचा तो याद रखना बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान।
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या देख रहे हो, एपी हमारे पास 4 है, अगर एपी 4 है, ये अगर 4 है तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, बीपी हमारा 6 है, ये रहा 6 बीपी, अगर बीपी 6 है तो इधर भी 6 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर देखो यहाँ एसी, ये पूरा का पूरा एसी कितना है, 12 है। अब 12 में अगर ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा। अब देखो ये भी बाह्य बिंदु है, ये अगर 8 हो जाएगा तो इधर भी स्पर्श रेखा 8 ही हो जाएगा। क्या चाहिए आपको, आपको कंप्लीट रूप से बीसी चाहिए, पूरा बीसी चाहिए, तो 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो 6 और 8 14 हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 11 नंबर ये सवाल था। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। अब आप यहां देखिए सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी बाई ए, तो सी बाई ए हो गया। सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए हो गया। ठीक है, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या कंसेप्ट होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा ये हमारा सी बाई ए है। अब यहाँ नॉर्मल एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये तो बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए से ए के तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन ए के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 2ac हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जिनके भी ए आ रहे होंगे उनके करेक्ट होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यहां पर मुझे सैडर जोन का एरिया चाहिए, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, ये रहा एक स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, एक स्क्वायर में चारों साइड आपस में इक्वल होता है। ठीक है, अगर स्क्वायर का साइड 14 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमारा 14 है। ठीक है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यहां पर ये जो डायग्राम है ये अपना सेमी सर्कल है, एकदम सेम सेम। इधर भी आप अगर ध्यान से देखो तो ये भी हमारा सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। ठीक है, तो देखिए ये सेमी सर्कल और सेमी सर्कल दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करो, एक स्क्वायर के अंदर से सर्कल हटा दो, शेडेड जोन निकल जाएगा। तो यहां पर अगर हमें शेडेड जोन का एरिया चाहिए, शेडेड जोन का एरिया चाहिए, तो शेडेड जोन का एरिया क्या हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया यानी 14 का स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस क्या होगा जी, जब डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा, यानी 196 और माइनस 154, रिजल्ट आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया, जिनके भी आए होंगे करेक्ट रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो ये था हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है, इसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे और आधी ऊंचाई का एक ठोस वस्तु डाली जाती है। बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा और इनिशियल में पानी की मात्रा का रेशियो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें एक सिलेंडर गेस करना होगा। लीजिए ये हमारा एक सिलेंडर है, मान लीजिए एक बड़ा सा सिलेंडर है। ठीक है, इसके डायामीटर को 2r मान लेते हैं। ठीक है भाई, इसके डायमीटर को 2r मान लेते हैं और इसके हाइट को हम 2h मान लेते हैं। ठीक है, क्या बोला हमें इसके अंदर क्या करना है, एक सिलेंडर डालना है, और एक ऐसा सिलेंडर डालना है जिसका जो डायमीटर हो ना वो बाहरी डायमीटर का आधा हो। अगर ये पूरा बाहरी डायमीटर 2r है तो इसका जो डायमीटर होगा वो r हो जाएगा, और इसकी हाइट जो वो बाहरी हाइट का आधा हो जाए, ये अगर 2h है तो ये हमारे पास h हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला है, शेष बचे हुए पानी। ठीक है, अब शेष बचा पानी
का बताना है किसके साथ, इनिशियल वाटर यानी शुरुआत में जो पानी था वो। अब आप बताओ ना, पहले ध्यान से, ये पूरा पहले पानी से पैक था, लेकिन जैसे ये वाली वस्तु मैंने इसमें डाला तो कुछ पानी बाहर आया होगा, ठीक है। जब कितना पानी बाहर गया होगा, जितना ये जगह छेका होगा उतना पानी बाहर गया होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, पूरे वाटर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम हटाना होगा, तो पता चलेगा कितना पानी इसमें बचा हुआ है। तो बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर। तो बड़ी डायमीटर 2r है तो बड़ी आर हो जाएगा, h हमारा 2h हो जाएगा। इसमें से अंदर वाले को घटाना है तो पाई, इसका व्यास अगर r है तो रेडियस हो जाएगा r/2 पाई स्क्वायर। h कितना है इसका, h। ये हो गया बचा हुआ पानी, ठीक है। बड़े के आयतन में से छोटे का आयतन हटा दिया तो बचा हुआ पानी हो गया। और माइनस इनिशियल वाटर मतलब बड़े का आयतन, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो r तो r ही हो जाएगा, क्यों, व्यास अगर 2r है तो त्रिज्या तो r हो जाएगा, और इनटू हाइट कितने हो जाएंगे, 2h हो जाएंगे। अब यहां से देख सकते हो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h 2 पाई स्क्वायर h, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h और बाई में 4। तो 4 दूनी 8, 8 में से एक जाएगा 7, यहां बचेगा 7 पाई r स्क्वायर h बाई 4। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर h, पाई स्क्वायर h से पाई स्क्वायर h चला गया, यहाँ से 7 होगा और 4 दूनी हो जाएगा 8। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़े प्यार से आप कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना कि बड़ा वाला का डायमीटर 2r माना था तो रेडियस r हो गया, छोटा का डायमीटर r हो गया, तो डायमीटर अगर r है तो रेडियस r/2, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। किसी छिन्नक के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या r और a और b है, जो a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। शंकु की हाइट और छिन्नक की हाइट में रेशियो क्या होगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये हल्का सा कंसेप्चुअल सवाल है। देखिए ये आपके पास क्या है, ये पूरा का पूरा आपका एक कोण है, लेकिन अगर हम यहां से कट मार दें क्या हो जाएगा, फ्रस्टम हो जाएगा। नीचे फ्रस्टम हो गया, नीचे वाला फ्रस्टम पूरा एक शंकु है। ये हो गया आपका हाइट और ये हो गया आपका बेस। एक कट यहां से मारे हैं तो यहां से भी खींच दीजिए। अब आपको ये कह दिया है कि बेस का रेडियस ए और बी है, जिसमें ए बी से बड़ा है। ए अगर बी से बड़ा है इसका मतलब ए नीचे हो जाएगा और बी हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इनके हाइट का रेशियो ऐसा करो भाई, पूरा इसका जो हाइट है वो h मान लो, ठीक है। इसका हाइट h मान लो, और ये जो छोटा वाला हाइट है, सॉरी, इसका हाइट आप h मान लो, और इस हाइट को आप छोटी h मान लो, ठीक है। छिन्नक के हाइट को, क्योंकि मुझे शंकु की हाइट और छिन्नक की हाइट ही बोला था, इसलिए हम शंकु की हाइट को बड़ी h मान लिया और छिन्नक की हाइट को छोटी h मान लिया। पूरा बड़ी h में अगर ये छोटी h है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बड़ी h और माइनस छोटी h, ठीक है। अब क्या, अब आपको सिमिलरिटी लगाना है। कैसे सिमिलरिटी लगाएंगे, ये अपना 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये वाली एंगल दोनों में कॉमन, और ये वाली इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के इक्वल है। एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम से ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो लीजिए इसका जो हाइट है h माइनस h, इसका जो हाइट मतलब इसके हाइट और पूरे हाइट का जो रेशियो होगा वही इसका रेडियस और बड़े के रेडियस का रेशियो होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर हुआ है, हाइट बटा पूरा हाइट, छोटा रेडियस बटे बड़ा रेडियस, ये आपस में हो गया इक्वल। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये एक्चुअल में भी यहां पर हुआ क्या है, तो हम यहां अलग अलग अगर भाग दे देते हैं तो ये मेरा 1 हो जाएगा और ये मेरा h/h हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा हमारा b और बाई में a। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए शंकु की ऊंचाई यानी कि बड़ी h, और हमें चाहिए छिन्नक की ऊंचाई यानी छोटी h, इसका रेशियो चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप 1 को पहले उसको इस पार लाइए, 1 माइनस b बाई a, और ये इस पार आ जाएगा h/h। अब ध्यान दीजिए
एलसीएम जैसे ही लीजिएगा तो एलसीएम तो आपका ए हो गया, ए जाएगा यहाँ ए माइनस बी और बराबर एच बाई एच। अब बस इसको उलट दीजिए तो ए बाई ए माइनस बी हो जाएगा और यहाँ एच बाई एच हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए बाई ए माइनस बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था और बड़े आराम से आप कर सकते थे, बस आपको सिमिलरिटी लगाना था और क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर भरिए। 16। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दो समूह का माध्य x बार और y बार है, उनके प्रेक्षण की संख्याएं m और n है। ठीक है, तब उनका संयुक्त माध्य इनमें से क्या होगा। अब हम यहां देखने जाएं, ध्यान से देखना, x माध्य है और y भी माध्य ही है। x माध्य है किसका, m प्रेक्षण का, और y माध्य है किसका, n प्रेक्षण का। ठीक है, तो आप सबसे पहले योग निकाल लो। अब देखो योगफल कैसे निकालेंगे। m प्रेक्षण का माध्य अगर x बार है तो योगफल हो जाएगा mx बार। n प्रेक्षण का माध्य अगर y बार है तो योगफल हो जाएगा ny बार। और आप इन दोनों को क्या करिए, आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, आपस में जोड़ दिया तो क्या हो गया, टोटल योगफल हो गया। आपको क्या चाहिए, अब ग्रुप का एवरेज चाहिए। टोटल योगफल और बटा नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, एक में m प्रेक्षण है एक में n प्रेक्षण है, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, m प्लस n। और इस तरह से आप अगर देखने चले जाओ तो कौन सा आंसर आपको दिखेगा, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो हमारा आंसर ये है, ये मिस्टेक से सेम हो गया है, ये सेम था नहीं। ठीक है, ये मिस्टेक से सेम हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि सेम चीज हो है। चलो आगे बढ़ो, दो ऑप्शन आंसर हो सकता है लेकिन एक ही ऑप्शन रिपीट हो जाए, ये नॉर्मल सी बात हो गई। अब ध्यान दो भाई, इस क्या क्या बोला ये, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, कहता है बिना देखे एक गोली निकालते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो संतरे की महक वाली गोली हो जाएगी। अब आप देखिए, बैग में गोली क्या है, नींबू की महक वाली। बैग में जो गोली है वो केवल नींबू की महक वाली है, और आपसे कहा एक गोली निकालिए और वो संतरे की महक वाली हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अब बैग में है नींबू का महक वाला और आप निकाल के बोल रहे हैं कि संतरा का हो जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो संतरा का गोली उसमें है ही नहीं, तो संतरा की महक वाली गोली कैसे निकलेगा। यानी ये इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ऐसी दो घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती है वो क्या कहलाती है, एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती है। आओ अब यहां देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, तो बस नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करो। वी बॉड मास, पहले वेनिकुलम ब्रैकेट और फिर वी बॉड मास, वेनिकुलम ब्रैकेट ऑफ फिर डिवीजन, है ना। तो यहां पर तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले डिवीजन होगा। 143 में अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 11 और साथ में बन जाएगा x, और माइनस हमारा ये 9 है। डिनोमिनेटर देखो, तो डिनोमिनेटर के अंदर ये हमारा 36 और माइनस 35, यानी बोले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बराबर कितना है 1। 11x माइनस 9 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 11x आके माइनस में, 9 जाएगा प्लस में तो 10, इधर कुछ भी नहीं तो 0। क्या डाल दोगे, ऑप्शन से आप डाल दो, ऑप्शन नंबर ए डाल दो। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए डालोगे ये तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जैसे ही आप डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो ये क्या है, इतना बराबर आर क्यू, तो आर का मान क्या होगा। अब हमने ऑप्शन देखा 10 भी है और कॉट भी है। तब तो अगर हम इसमें 45 डिग्री मारेंगे और मान लो आर का मान 1 आ गया,
1 यहाँ भी आ जाएगा, 1 यहाँ भी आ जाएगा, दो दो ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो हम यहाँ 45 डिग्री यूज़ ना करके 30-60 में कोई एक यूज़ कर लेते हैं। तो चलो 30 ही यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा, मतलब एक ही बार में आंसर तक पहुँच जाएंगे। बोलिए, साइन 30 1/2 और कॉस 1 30 हो जाएगा 2। कॉस 30 हो जाएगा √3/2 और सेक 30 हो जाएगा 2/√3। डिनोमिनेटर में देखिए, टेन 30 1/√3 स्क्वायर करेंगे 1/3 होगा। साइन 30 1/4 स्क्वायर करेंगे 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये कितने हो गए, RQ हो गए। अब यहां से अगर हम देख लें ये हो जाएगा -3/2, और यहां देख लें तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2√3, ये 3 - 4 यानी -1, और डिनोमिनेटर में आप देखिए एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12, 4 - 3 ये 1 हो जाएगा, और बराबर हो गया ये आपका RQ। अब माइनस माइनस 1 मिनट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और बटे 4√3, 12 चला गया ऊपर और बराबर हो गया RQ। अब यहां से आप देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 से √3 बार में कट गया, ये 3√3 और बराबर RQ। 3√3 एक्चुअल में है क्या, √3 का क्यूब है। RQ बराबर √3 का क्यूब, तो R का मान √3 हो गया। तो आप क्या कीजिए, R का वही थीटा का 30 डिग्री, आंसर तो आपको √3 आ गया, लेकिन थीटा का मान 30 डिग्री रख के देखिए √3 कहाँ होगा, तो √3 यहाँ पर हो जाएगा। cot 30 √3 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी सी लेके आया होगा बहुत अच्छे से आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर सी। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, हमें कहा एक समबाहु त्रिभुज के अंदर कहीं एक पॉइंट है जहां से तीनों साइड पर डाले गए परपेंडिकुलर इतना 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 है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा। अब देखो एट फर्स्ट आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो जरा सा देखो। सबसे पहली बात, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अंदर कहीं एक पॉइंट है और इस पॉइंट से आपने क्या किया है, तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया है। तीनों साइड पर परपेंडिकुलर, मैं अगर इसे P1 कहूं, इसे P2 कहूं, इसे मैं P3 कहूं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, इसे हम, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है, इसको हम बरीएच कह देते हैं। तो ध्यान रखना, ये तीन छोटे छोटे जो परपेंडिकुलर है ना, तीन छोटे छोटे जो परपेंडिकुलर हैं P1 P2 P3, ये किसके बराबर होगा, बरीएच के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा P1, ये मेरा P2 और ये मेरा P3 बराबर बड़ी एच जो है ना ये √3/2 इंटू ए है। अब इस दो से इधर आप ध्यान रखना, इस दो से आप इधर गुना कर लो, हो जाएगा 2, ये P1, ये P2 और ये हमारा P3, और √3 आकर के यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हमारा ए है। तो इस तरह से आपने क्या किया, साइड के लिए कंसेप्ट निकाल लिया। आप इसी का प्रयोग अभी करेंगे तो डायरेक्ट आपका साइड बराबर क्या हो जाएगा, तो साइड बराबर हो जाएगा 2/√3। अब देखिए P1 कितना है, तो P1 आपका √3 है, P2 आपका 2√3 है और P3 आपका 5√3 है। अब यहां से देखिए ये 2√3 हो जाएगा और 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 12 होगा। 12 नहीं होगा, ये तो हमें साइड आया है, मुझे चाहिए पेरीमीटर। अगर आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो 3 इंटू साइड ही तो पेरीमीटर होता है, तो 3 इंटू साइड हो गया, ये अपना 36 हो गया। ये कहाँ से प्रॉब्लम हो गया भाई, ओह 5 2 7 1 8, ये अपना 8 है, तो 8 दूनी हो जाएगा 16। अब यहाँ पर 3 गुने 16 रखेंगे, हो जाएगा 48। 48 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं 22 की ओर। 22 तो हो ही गया आपका, ठीक है, 22 की ओर आ जाइए। देखिए 7b और -1/4b का मान दिया है, हमें यहाँ 16b² और 49b²। अब देखिए ये 16b² तभी होगा जब 4b का स्क्वायर हुआ होगा, 49b² तभी होगा जब 7b का स्क्वायर हुआ होगा।
यानी यहाँ मुझे 7 चाहिए और यहाँ मुझे 4 चाहिए, क्योंकि यहाँ 4 रहेगा तभी 16 आएगा और यहाँ 7 रहेगा तभी 49 आएगा। तो इसे बनाना है 4, इसे बनाना है 7। कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आप बस एक काम कर लो, अगर 7 को 4 बनाना है ना तो 4/7 से मल्टीप्लाई कर दो। 4/7 से इधर भी करना होगा और 4/7 से इधर भी करना होगा। तो देखिए अब रिजल्ट क्या हो जाएगा। 4/7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b हो जाएगा, माइनस 4/7 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7b हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 7 से 7 चला गया तो ये मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोथ साइड स्क्वायर करो। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा a² और प्लस ये हमारा b²। तो a² प्लस b² और माइनस 2ab, तो 2a और मेरे दोस्त ये b, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि b से b हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 16 और ये प्लस हो जाएगा 8/7। 16 7 112 और 8 120 यानी 120/7। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120/7। कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम मस्ती से काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ये था हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। 23 की ओर आइए। 23 नंबर क्वेश्चन, इस्पात के एक बर्तन के आधार की लंबाई 60 सेमी है और चौड़ाई हमारा 30 सेमी है। इस बर्तन में पानी डाला जाता है और 30 सेमी किनारे वाले इस्पात के एक घनीय डिब्बे को इसमें पूरी तरह से डुबाया जा सकता है। तो बताइए जरा सा पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा। अब देखो हमारे पास एक मिनट एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड। देखो ध्यान से, ये रहा अपने पास एक क्यूबॉइड, ठीक है, और इस क्यूबॉइड का 60 सेमी लंबाई दिया है, 30 सेमी चौड़ाई दिया है। ये क्या है ना, ध्यान देना अच्छे से। इस बर्तन में पानी डाला जाता है, ठीक, और कितना पानी डाला गया ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें एक घन को पूरी तरह से डुबाया जा सकता है। एक घन को पूरी तरह से डुबाया जा सकता है। एक घन को पूरी तरह से डुबाया जा सकता है, जिस घन की भुजा कितना है 30 सेमी। ठीक है, अब देखो ना, इसमें पानी डाला गया, ठीक है, कितना पानी था पहले से नहीं पता, क्या है, पानी डाला जाता है, ठीक है। अब इतना पानी इसमें डाला गया कि भाई अब कहां तक पानी था मुझे नहीं पता ना, तो मान लो कि यहां तक पानी था, मान लो कि यहां तक पानी था। अब यहां तक पानी पहले से था, ठीक है, आपने क्या किया, इसको इसके अंदर डुबो दिया। जैसे ही आपने इसको अंदर डुबो दिया तो पानी का लेवल थोड़ा तो ऊपर उठेगा, मान लो कि h ऊंचाई ऊपर उठा है, तो इसी h का मान चाहिए। तो देखिए जितना वो जगह आकर छेकेगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा, यानी ऊपर उठे पानी का जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। दूसरी बात, लिक्विड जिस पॉट में पहले से होती है उसी के शेप में वो ऊपर उठती है। ठीक है, तो देखो भाई क्यूबॉइड में लिक्विड है पहले से, तो क्यूबॉइड के शेप में ही ऊपर उठेगा, यानी h हाइट के क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L, B और H होता है। तो ये मेरा L हो गया, B और ये H, L B H। ठीक है, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस क्यूब के वॉल्यूम के। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। ये LBH ऐसे भी लिख दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका LBH से बराबर ही होता है। अब 30 से 31 चला गया, 30 से ये 2 बार में जाएगा और इससे ये हमारा 15 टाइम्स में चला गया, यानी कितना हाइट तक पानी ऊपर उठेगा, 15 सेमी हाइट तक पानी ऊपर उठेगा। आप में से जिनका 15 आ रहा होगा आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा 23 नंबर क्वेश्चन था। अब देखो भाई ये अपना क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए और बी का
अगर हमसे कोई मीन प्रपोर्शन पूछ ले ए और बी का, यदि हमसे कोई मीन प्रपोर्शन पूछ ले तो रूट के अंदर ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देख लीजिए ए और बी का हमसे थर्ड प्रपोर्शन पूछ ले तो क्या होगा। तो मेरे दोस्त ये ध्यान रखना, थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा तो बी स्क्वायर बाय ए हो जाएगा। और यदि ए बी और सी का कोई फोर्थ प्रपोर्शन पूछ ले, फोर्थ प्रपोर्शन पूछ ले तो क्या कहोगे। तो आप कहोगे बी सी और अपॉन ए, ये हमारा फोर्थ प्रपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए थर्ड प्रपोर्शन। तो थर्ड प्रपोर्शन हम कैसे फाइंड करें। थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करने के लिए ध्यान रखना, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर अपॉन ए करोगे मतलब इसका स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन ए 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, इसका रिजल्ट 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। 1/4 जिनका भी आप में से आया होगा करेक्ट रहा होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में, tan t का मान 7/4 है तो cosec t का मान क्या हो जाएगा। यहां ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात ये जो अपना tan t है ना, ये 3/7, तो tan का फॉर्मूला p अपॉन b होता है। h निकालने जाएंगे, रूट के अंदर p का स्क्वायर और प्लस ये हमारा b का स्क्वायर हो जाएगा 58 है। हमें चाहिए cosec t चाहिए, और cosec होता क्या है, h/p होता है। h हमारे पास रूट के अंदर 58 हो जाएगा और p कितना हो जाएगा 3, तो 58/3 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 25 हो गया। चलिए 26 की ओर चलते हैं। 26 क्या है, ABCDEF एक समषष्टभुज है, रेगुलर हेक्सागन है। देखिए अब जैसे ही बात रेगुलर हेक्सागन की आएगी तो आपको सबसे पहले हेक्सागन बनाना होगा। बना लिया हेक्सागन, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन बना किससे होता है, रेगुलर हेक्सागन बना होता है 6 समबाहु त्रिभुज से, सर्वांशम समबाहु से। ठीक है, इसका साइड कितना है 36 सेमी। नाम A B C D E और F के। ठीक है, अब अच्छे से देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल सामने है तो थोड़ा, सॉरी रेगुलर हेक्सागन सामने है तो थोड़ा इसके बारे में बात कर भी लेना चाहिए। अब देखिए रेगुलर हेक्सागन 6 कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 सर्वांशम समबाहु त्रिभुज से बने होते हैं। लेकिन अगर हम अल्टरनेट वर्टेक्स को इससे मिला दें, अल्टरनेट वर्टेक्स को मिला दें, ठीक है, तो आप गौर करके देखोगे तो यहां पर आपको ये रोम्बस नजर आएगा, है ना, 3 सर्वांशम रोम्बस। ओके भाई, अब ये तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि देखो ना, हर रोम्बस में 2 समबाहु त्रिभुज है, 2 समबाहु त्रिभुज, यानी पूरा रोम्बस जो है वो 2 इक्विलेटरल के बराबर है। ठीक है, अब अगर हमसे कोई ये कहे कि सर ABC का एरिया क्या होगा, ABC की एरिया कहने का मतलब इसका एरिया हमसे मांग रहा है, इसका एरिया हमसे मांग रहा है। बताइए क्या है, ये इस रोम्बस का आधा है, इस रोम्बस का आधा। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, AOCB या ABCO एक समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज यहाँ 2 समबाहु से बना हुआ है। ठीक है, अगर 2 समबाहु त्रिभुज मिलकर एक समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का आधा किसके बराबर होगा, एक समबाहु के बराबर होगा। अगर ये ABCO ये हमारा एक रोम्बस, ध्यान देना, रोम्बस ABCO किसके बराबर है, 2 त्रिभुज के। अगर पूरा रोम्बस 2 समबाहु के बराबर है तो भाई रोम्बस का जो आधा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा,
एक त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। और रोम्बस का आधा ही ABC है, यानी त्रिभुज ABC जो है वो रियल में क्या है, तो त्रिभुज ABC जो है वो इस रोम्बस का आधा है। तो रोम्बस का आधा त्रिभुज ABC है जो कि एक समबाहु, कौन सा त्रिभुज है ये, एक समबाहु के बराबर। और एक समबाहु हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और समबाहु की भुजा है कितना, 36, तो ये हो जाएगा 36 गुने 36। अब यहां से इसको 9 बार में काटेंगे, 9 6 54, 9 3 27, 27 और 5 हो जाएगा 32, यानी कि 324√3 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर ये आराम से आप देखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब चलते हैं 27 की ओर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 64 लीटर दूध वाले एक पीपे, यानी 64 लीटर दूध एक पीपा में भरा हुआ है, इसमें से 8 लीटर मिल्क निकालकर वाटर से रिप्लेस कर दिया, फिर से 8 लीटर मिल्क निकाला वाटर से रिप्लेस कर दिया, फिर से 8 लीटर मिल्क निकाला वाटर से रिप्लेस कर दिया, यानी 3 टाइम्स प्रोसेस को रिपीट किया है इसने। तो हमें कहा कि जब तीनों प्रोसेस रिपीट हो जाए तो लास्ट में जो हमारा फाइनल मिक्सचर मिले उसमें मिल्क एंड वाटर का फाइनल रेशियो क्या होगा। वेरी सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन बनाते कैसे हैं पहले वो समझिए। आप मिल्क निकाल के वाटर डाल रहे हैं, मिल्क निकाल के वाटर डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे मिल्क की मात्रा डाउन हो रही है। जिसकी मात्रा डाउन होगी उसी के रेस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो मिल्क की मात्रा डाउन हो रही है तो मिल्क के रेस्पेक्ट में ही बनाएंगे, यानी शेष बचा मिल्क, शेष बचा मिल्क और अपॉन टोटल। जानते हो टोटल मिक्सचर की वजन में तो कभी कमी ज्यादा हो ही नहीं रहा है। क्यों, 8 निकाला मिल्क, 8 ही डाल दिया पानी, तो जितना मिल्क निकाला उतना ही वाटर डाल दिया, तो वजन में तो कमी और ज्यादा कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, बस आपको ये करना है कि 8 लीटर निकालने के बाद जो बचेगा उसको ऊपर लिखना है, और 8 लीटर पानी मिला देने के बाद जो टोटल होगा उसको नीचे लिखना है। तो देखिए 64 में से 8 निकालेंगे तो बचेगा 56, फिर से 8 डाल देंगे तो 64 हो जाएगा, और फिर अभी तक का जो ये 64 हुआ है इसमें से फिर 8 निकालेंगे तो बचेगा 56, फिर उसमें 8 डाल देंगे तो 64 हो जाएगा, फिर 64 में से 8 निकालेगा तो बचेगा 56, फिर उसमें डाल देंगे तो 64 हो जाएगा। बस अब फाइनल आप प्रोसेस कर लीजिए। फाइनल प्रोसेस जैसे ही करेंगे 7 8 56 8 8 64, 7 8 56 8 8 64, 7 8 56 8 8 64, ऊपर हो जाएगा 343 और नीचे हो जाएगा 512। तो ये 512 है ना, ये आपका टोटल है, मिल्क एंड वाटर टोटल, और ऊपर में आपका सिर्फ मिल्क है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ वाटर चाहिए होगा तो मिल्क टोटल में से मिल्क को हटा देंगे तो आराम से वाटर मिल जाएगा। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा मिल्क एंड वाटर का रेशियो, तो मिल्क हमारा 343 है एंड वाटर 169 है, एंड वाटर 160। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जी, इस पर आ जी। एक रोम्बस एक ट्रेपेजियम ABCD में DC पैरेलल टू AB। ओके, AB 12 सेमी है और DC हमारा 7.2 सेमी है। इसके विकर्णों के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई क्या होगा, यानी इसके डायगोनल के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, AB 12 है और CD हमारा 7.2 है, A B C और D। ठीक है, अब आप यहां देखिए, आपका एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये। ठीक है, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को आप मिला दीजिए, इसका नाम दे दीजिए PQ। याद रखना, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा हो जाएगा, पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा हो जाएगा। इसका पैरेलल साइड है कितना, 12 है, 7.2 है, इसका आधा हो जाएगा, 4.8 का आधा हो जाएगा 2.4। ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 28 नंबर हो गया। अब 29 नंबर को देखिए। देखो ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमसे कह रहा है कि एक वृत्त से 30 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला सेक्टर काटा गया है। अगर चाप की लंबाई 5.5 हो तो रेडियस क्या हो जाएगा।
आप सबको पता है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर, यही होता है चाप की लंबाई। और ये हमें दिया है 5.5। ठीक है, थीटा में दिया हुआ है 30 डिग्री, अब थीटा का यूज करो 30 डिग्री, ये हमारा 360 हो जाएगा। 2 पाई का मान 22/7, ये हो गया आर, ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, अब यहां से आप डेसिमल जैसे ही हटाओगे, 1 0 से 1 0 चला गया, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55। ठीक है, 5 से मारेंगे इसको, ये 6 बार में जाएगा, 6 से ये जाएगा 6 बार। ठीक है भाई, और भी जाएगा क्या, हाँ 2 से 3 बार में चला जाएगा। तो आर बराबर क्या होगा, 7 और 3 ये 21 हो जाएगा, और 2 आके डिनोमिनेटर में, यानी 10.5 रेडियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। आइए अब 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। ए एक काम को उतने ही समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी मिलकर कर सकता है। देखिए, ए किसी काम को उतना ही टाइम में कर सकता है जितना टाइम में बी और सी मिलकर कर सकता है। ठीक है भाई, ए किसी काम को उतना ही टाइम में कर सकता है जितना टाइम में बी और सी मिलकर कर सकता है। तो आप ए के टाइम को 1 मानिएगा तो बी और सी का टाइम भी आपका 1 हो जाएगा। ए एक काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे पूरा करेंगे। ठीक है, अब क्या है, यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में और सी अकेले 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने समय में करेगा। अब देखिए ना, सबसे पहले हम यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी इस काम को 50 दिन में कर सकता है। ठीक है, आइए अब यहां पर टोटल वर्क ले लीजिए। 10 और 50 का एलसीएम हमारा 50 होगा। 10 दिन में 50, एक दिन में 5, 50 दिन में 50, एक दिन में 1। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, ए बी सी तीनों है, तीनों की एक साथ इफिशियंसी यहां पर 2 है, और इसी तीनों का एक साथ इफिशियंसी यहां पर 6 है। 2 का मान 6 है तो 1 का मान 3 हो जाएगा। अब 1 का मान 3 हो जाएगा तो ये 3 हो गया, ये भी हमारा 3 हो गया। अब मेरे दोस्त आप देखो ना, बी सी का इफिशियंसी 3, जिसमें सी कितना है 1। सी अगर 1 है, ठीक है, सी अगर 1 है और बी सी मिला के 3, 3 में अगर ये 1 तो बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने बी की इफिशियंसी 2 देख लिया। अब कह रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, करना है कितना काम मेरे दोस्त, ये 50, और बी की इफिशियंसी कितना है 2, कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह से बी का मान हमारा 25 हो जाएगा। 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं 31 की ओर। देखिए 31 क्या है, 31 है एक व्यक्ति 21 घंटे में एक यात्रा पूरा करता है। वह यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बाकी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताइए यात्रा की दूरी क्या होगा। मैं तो आपको बस इतना ही कहूंगा, आप एक काम करो ना, डिस्टेंस को डी मान लो। ठीक है, इसने क्या किया है, इस डिस्टेंस का 1/3 डिस्टेंस, दूरी का 1/3 40 की स्पीड में, तो बाकी दूरी का 1/3 यहां चल गया तो 2/3 बच गया। इसको वो गया है 60 की स्पीड से। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दोनों समय मिलके कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 21 घंटा। अब आप इसको देखिए, मेरे दोस्त ये 2 से कटेगा 20 बार में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा d/120, और 2 से कटेगा ये 30 बार में, 30 या 90, यानी डी का मान यहाँ पर हो जाएगा 90 और बराबर 21। अब यहाँ से अगर एलसीएम लेने जाएंगे ना इन दोनों का, हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 3D और ये हो जाएगा 4D, बराबर ये अपना 21। 7D और ये हमारा 360 बराबर ये 21 है। 7 या 21 हो जाएगा, डी का मान 1080 हो जाएगा। तो डी का मान 1080 यानी कि 1008 मीटर, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा 31 था। अब आइए हम चलते हैं
32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझिए इसको। 117 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर जाता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर जाता है, तो रमन मोहन को कितना दूरी से हराता है। एक बात याद रखना, जो जल्दी फिनिशिंग पर जाएगा वही विनर होगा। तो रमन 65 सेकंड में चला जा रहा है, जबकि यहाँ पर मोहन 90 सेकंड में जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि रमन जीतेगा, मोहन हार जाएगा। रमन जितना सेकंड से जीतेगा उतने ही से शुरुआत दे सकता है या उतने ही से हरा सकता है मोहन को। अब देखिए, जो आदमी 65 सेकंड में फिनिशिंग पर चला जाएगा और जो 90 सेकंड में फिनिशिंग पर जाएगा, तो 65 सेकंड वाला 90 सेकंड से कितना पहले चला गया फिनिशिंग पर, 25 सेकंड पहले चला गया, ठीक है। और जो पहले फिनिशिंग पर जाएगा वही जीतेगा, तो रमन जीत जाएगा। रमन जीतेगा 25 सेकंड से, यानी कि रमन मोहन को हराएगा 25 सेकंड से, ठीक है। तो जितना से हराएगा वो टाइम को आप ऊपर रखना, ठीक है। एक छोटा सा एप्टीट्यूड यहां पर ध्यान रखना मेरे दोस्त, आपसे यहां पर हमेशा पूछेगा, जो जल्दी चला जाएगा ना फिनिशिंग पर, उसके बारे में पूछेगा कि वो निकम्मा को कितना डिस्टेंस की शुरुआत दे सकता है या कितना डिस्टेंस से हरा सकता है। तो हम किसी को जितना से हरा सकते हैं उतना से ही हम उसे शुरुआत भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रमन मोहन को 25 सेकंड से हरा सकता है, तो 25 सेकंड की शुरुआत भी दे सकता है, तो 25 सेकंड से हरा देगा। तो जितना समय से हरा रहा है उसको ऊपर रखिएगा और हमेशा हारने वाले का समय नीचे रखिएगा, हारने वाला का समय, ठीक है। और इनटू वो डिस्टेंस जिससे आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब आप यहां पर देख लो, सेकंड से सेकंड चला गया, एक जीरो से एक जीरो भी चला गया, और 13 नमे 117, 13 पचे 65, 26 और 6 हो जाएगा 32, यानी 325 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि रमन मोहन को 325 मीटर से हरा भी सकता है और 325 मीटर की शुरुआत भी दे सकता है, ठीक है। अरे मैं किसी को जितना से हरा सकता हूं उतना ही से शुरुआत कर सकता हूं, जिसका जितना ज्यादा औकात होगा उतना ही मेहरबानी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ो, एक गांव घर की भाषा में नहीं कहते हैं, खेत बेच के भोज थोड़े होता है ना। बढ़ो आगे। एक मोटर बोट एक अस्थिर जल में 15 की स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर जाने और आने में 7.5 घंटे का टाइम लेता है, बताइए धारा की स्पीड क्या होगा। अब देखो, 50 किलोमीटर वो धारा की दिशा में जा रहा है, अगर वो धारा की दिशा में जा रहा होगा तो धारा के विपरीत रिटर्न आ रहा होगा। तो धारा की दिशा में जाएगा तो नाव प्लस धारा, धारा के विपरीत आएगा तो नाव माइनस धारा। अब नाव की स्पीड 15 है, धारा की स्पीड y है, तो धारा की दिशा में जाएगा तो 15 प्लस y का स्पीड काम करेगा, और धारा के विपरीत रिटर्न आएगा तो 15 माइनस y की स्पीड काम करेगा, ठीक है भाई। अब देखना, ये आपका टाइम हो गया धारा की दिशा में, ये टाइम हो गया धारा के विपरीत, और यही दोनों टाइम मिलकर टोटल टाइम कितना है, 7.5 तो 7 घंटे, और 30 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा 15/2। तो यहां से आपका आ गया 15। क्या करना है, ऑप्शन यूज करो, छोटा ऑप्शन पहले ट्राई कर लो। अगर 5 यहां रखते हैं हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ गया 5/2, और यहां पर अगर 5 रखते हैं तो हो जाएगा 10, 10 बचे 50, यानी 5 दूनी 10, 5 15, 15/2, एकदम एक्जैक्ट मैच कर गया। यानी धारा की स्पीड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आइए और देखिए ये क्या है। दालों का सीपी, दाल का सीपी एसपी से 12% कम है। एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ कमाने में सक्षम है। दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितना अधिक वजन दिखाती है। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना कि सीपी जो है वो एसपी से 12% कम है। सीपी एसपी से 12% कम है, एसपी को 100 मान लो, इससे 12% कम, ये 88 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या कहा है, दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग कर रहा है। तो दोषपूर्ण तराजू का प्रयोग कर रहा है यानी कि वो ऐसा तराजू है जिसमें वस्तु कम डालते हैं और ज्यादा दिखाता है। लास्ट लाइन में तो यही लिखा हुआ। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु हम उस पर x ही डाले हैं और वो दिखा कितना रहा है, 1000 ग्राम, यानी पैसा लिए हैं 1000 ग्राम का
अब वस्तु दिए हैं उसको x ही ग्राम, ठीक है। और इस तरह से हमें क्या हुआ, 25% का लाभ हो गया, यानी 100 का चीज हम 120 में फाइनली सेल कर पाए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही आता है। क्या क्या किए वो यहां, क्या मिला वो यहां, ठीक है, क्योंकि इसका ये रिजल्टेंट होता है। तो 88x और उधर 100 गुना 1000, तो 100 गुना ये 1000 हो गया, बराबर ये हो जाएगा 100 और बटे में 125, यानी इनको मल्टीप्लाई करके 100 के बराबर, इनको मल्टीप्लाई करके इसके बराबर, ठीक है। अब 125 से ये 8 बार में जाएगा, 8 से ये 11 बार में जाएगा, ठीक है। तो x बराबर फाइनल क्या होगा, 100 गुने 100 यानी हो जाएगा 10,000 और बटे में 11। तो x बराबर 11 में 99, बचेगा कितना, 1, 1 पर 10 नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा 100, 11 में 99, फिर बचा 1, तो 1 पर तो जाएगा नहीं, तो 0 देना होगा, फिर हो गया 100, ठीक है भाई, 11 में 99, इतना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, इसका मतलब ये हो गया कि हम वस्तु डालते हैं 909 ग्राम, 909.09 ग्राम और दिखाता है 1000 ग्राम, तो कितना ज्यादा दिखाता है जी, तो इसके लिए 1000 ग्राम में से 909.09 को घटाइए, 1 और 9, और ये कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90.91 ग्राम ज्यादा दिखाता है, 90.91 ग्राम ज्यादा। अगर इसी को प्रतिशत में बदलेंगे 19.91 इतना ग्राम ज्यादा दिखाता है किस रियल वजन से, मतलब कितना रियल वजन कितना 9.9 और ये 909.09, मतलब रियल वजन हम ये डालते हैं, दिखाता है 1000 ग्राम, यानी कितना ज्यादा दिखाता है, इतना ज्यादा दिखाता है। तो जितना ज्यादा दिखाता है उसको ऊपर रखिए, किससे, उसको नीचे रखिए और इंटू 100, आप देख लीजिए लगभग इसका 10% है ये, तो 10% है ना, यानी ऊपर वाले को 10 से गुना करेंगे तो नीचे वाले के लगभग इक्वल होगा, ठीक है, लगभग 10%। 1000 ग्राम कहां से लाए, आप एक काम कीजिए, डिजोनेस सेलर एक बार पढ़ लीजिए, हम इसी YouTube पर पढ़ाए हैं, डिजोनेस सेलर बाय अमरजीत सर सर्च करिएगा और उसको आप देखिएगा, एक बार देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जया कुमारी आप एक बार डिजोनेस सेलर पढ़िए, देखिए ये कॉमन पेपर का आशीष सर विकास सर का बैच है, ये सारथी बैच है। आप में से जो भी लोग कॉमन पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कॉमन पेपर क्या पढ़ें कितना पढ़ें, उसका बेस्ट कलेक्शन आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, करंट अफेयर्स और इंडियन ज्योग्राफी, इन तीनों का बेस्ट कलेक्शन इस बैच के अंदर है। आप आराम से इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक फल विक्रेता 1200 रुपए में 480 केला खरीदता है, इसमें से कुछ केला सड़ा हुआ निकल जाता है जिसे वो फेंक देता है, बाकी केला को 3.5 रुपए प्रति केला के हिसाब से बेच देता है, इससे उसे 396 रुपए का लाभ होता है। तो फेंके गए केले का प्रतिशत मांग रहा है। सबसे पहले टोटल बिक्री मूल्य क्या होगा, तो 12,000 में वो खरीदा, 1200 में खरीदा सॉरी, 396 का लाभ लिया, यानी 1596 में फाइनली उसने सेल कर दिया, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि x केला फेंकना पड़ गया, 480 केला टोटल था, इसमें से x केला फेंकना पड़ गया, तो बचा है इतना केला। अब इस सभी केला को 3.5 रुपीज पर केला के हिसाब से सेल कर दिया, और इसी को सेल करने के बाद टोटल उसको क्या मिला है 1596, ठीक है। आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ये 7/, इस 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे 240, 24 और 7 168, ठीक है, और माइनस ये हमारा हो जाएगा 3.5x बराबर 1596, आकर के इस इधर घट जाएगा, तो आकर जैसे ही घटेगा तो हमारा इधर बचेगा 84, और ये हो जाएगा 3.5x, x का मान 24, तो 24 आपको फेंकना पड़ गया। तो कितना प्रतिशत आपने फेंका, तो फेंकना पड़ा 24, टोटल कितना में से 480 में से, और इंटू 100,
5% केला को फेंकना पड़ा जो कि सड़ गया था। 5% केला को हमने फेंक दिया जो कि सड़ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 36 पर। देखो अब ये 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। 275 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाए तो 4.5% का लाभ हो, तो उसने इसके लिए कितना भुगतान किया था, मतलब वो खुद इसको कितना में खरीदा था। ठीक है, तो बताओ भाई सीपी और एमपी में क्या रिलेशन होता है। जब डिस्काउंट देने से प्रॉफिट हो जाए तो सीपी एमपी में रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट से सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से एमपी। अगर यहां पर लॉस हो डिस्काउंट देने से तो सीपीएमपी में क्या रिलेशन होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट से सीपी रहेगा और 100 माइनस लॉस परसेंट से एमपी रहेगा। लेकिन प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट प्लस में लिखेंगे। तो देखो 100 और माइनस 5 ही हो जाएगा 95 और 100 प्लस 4.5 104.5। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो यहां आएगा। 19 पचे 95, 19 पचे 95, ठीक है, और 19 पचे 95 यानी 10:11। ये हो जाएगा सीपी, हो जाएगा एमपी। यही जो एमपी है वो 275 दिया हुआ है यानी 25 गुना है। बस इधर भी कर लीजिए 25 गुना, तो ये हो जाएगा 250। इसका मतलब आपका जो सीपी है वो 250 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो ये था हमारा 36। अब आइए चलते हैं 37 की ओर। 37 को ध्यान से देखिए। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि को उसने इन्वेस्ट किया है। 8 वर्ष में वो बढ़कर हो गया 820। ओके, यदि उसी प्रिंसिपल को 10 वर्ष के लिए 20% की साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वो धनराशि क्या हो जाएगा, है ना। अब देखिए सबसे पहले 8% की रेट से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 64%, और यही आपको दिया हुआ है 820। 64% नहीं दिया हुआ है, बढ़कर हो गया, मतलब अमाउंट। ये तो ब्याज ने 64 हो गया, अमाउंट तो 164 होगा। 164 का मान है 820। यहां से 1% का मान आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 5। तो 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, अब हम कहते हैं उसी पैसे को अगर 10 वर्ष के लिए 20% की रेट से इन्वेस्ट किया जाए तो भाई 200% क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अमाउंट कितना होगा, 100 जोड़ के बोलिएगा ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपने आप में 100%, 200 इंटरेस्ट बनेगा तो 300% अमाउंट हो गया। तो अमाउंट अगर आप निकालने जाएंगे तो प्रिंसिपल का 300% यानी कि 1500। ठीक है, तो अब आपसे सवाल उसने ये पूछा है कि वो धनराशि क्या होगा। ठीक है, वो धनराशि कितना हो जाएगा, तो मेरे दोस्त अब वो धनराशि हो जाएगा 1500। अब वो धनराशि 1500 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको देखो, ये सवाल आप खुद से बनाइएगा। ये सवाल हम कल भी ऐसा ही कराए थे। अब डेली डेली एक ही टाइप का सवाल थोड़ी ना कराएंगे, है ना। अब ये सवाल मैंने कल आपको करा दिया था, आज ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। ठीक है, ये आप खुद से करिएगा। आज 48.5 आएगा, ऐसा सवाल हम कल करा चुके हैं। कौन सी अभाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृत संख्या के योग को विभाजित करती है। प्रथम 12 प्राकृत संख्या को अगर जोड़ना है तो 1 से लेकर 12 तक को जोड़ेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये 12 इंटू 12 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी 13 6 के 78। ये जो हमारा 78 है ये ऑप्शन में किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कल वाला डिस्कशन देख लेना और फिर बनाना। एक ही क्वेश्चन को रोज रोज बता रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या एग्जाम में बनाओगे हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज किस वार्षिक दर पर 20,000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष 6 माह में अर्धवार्षिक रूप से इतना हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, पहली बात तो 1 साल 6 मंथ, 1 साल 6 मंथ में का मतलब क्या है 18 महीना, और 18 महीना में
3 छमाही हो जाएगा, 3 हाफ ईयरली। ठीक है, जब कभी भी रेट या टाइम मांगता हो तो ऐसे स्थिति में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लगाना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, 20,000 है और अमाउंट कितना है, 23,152.50। ठीक है, अब यहां पर आप डेसिमल हटाइएगा तो यहां पर 2 जीरो और बढ़ेगा, थोड़ा सा सिंपलेस्ट करिएगा, ये आपका हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 9261। तो आखिर 3 छमाही का मतलब 3 संयोजन। अब 3 संयोजन के बाद ये आया है, अगर 3 संयोजन से एक संयोजन पर जाएंगे तो क्यूब रूट निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21, है ना। ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है, यानी एक संयोजन में 20 जो है वो 21 बन गया। तो इंटरेस्ट कितना, 1 बटा प्रिंसिपल 20 और इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5%। तो 5% हमारे पास रेट हो गया। लेकिन ये 5% रेट जो अभी आया है वो अर्धवार्षिक रेट है, लेकिन मुझे तो वार्षिक रेट चाहिए। तो बताओ, अगर 6 महीने का रेट 5% है तो 12 महीने का रेट क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ, नई एनर्जी के साथ। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि कल से 10:30 बजे जो हमारी क्लास होना है, कल से 2 क्लास रात में होगा। एक तो हम 10 बजे 8:30 से 10 आपका डिस्कशन लेंगे और आधे घंटे बाद यानी 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हम एस्टेट का क्लास लेंगे। तो जिनका एग्जामिनेशन एस्टेट का भी होगा, हालांकि एस्टेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो टीआरई के पेपर में हुबहू आया हुआ है 3.0 के अंदर भी, तो टीआरई वाले भी एस्टेट वाला क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 10:30 से 12:30 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे एस्टेट में आया हुआ। तो आप सब लोग देखिएगा और सबको ये सूचना दे भी दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।